हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो भाई हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। दोनों को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था कि क्या होती है एक्टिविटी और कंसंट्रेशन से किस प्रकार से कोरिलेट होती है, मतलब किस प्रकार से संबंधित होती है। एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होता है, कब कब उसका मान 1 होता है और कब कब उसका मान 1 नहीं होता है। उसके बाद फिर हमने साम्य स्थिरांक को निकाला था। फिर किसी विलय का विलयन बनाया तो आयन बनते हैं। उन आयनों की अगर हमें एक्टिविटी कैलकुलेट करनी हो, सक्रियता ज्ञात करनी हो, अलग अलग सक्रियता ज्ञात करनी हो, तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। इतना सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था और मैंने एक न्यूमेरिकल भी दिया था। आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मेरे को कमेंट कर देना, कल वाले लेक्चर में करा दूंगा मैं। ठीक, किसी ने करके नहीं देखा हो तो देख लेना भाई सबके साथ, और ना कल में करवाऊंगा उसको भी कमेंट कर देना मुझे नहीं आया हो तो। देखो भाई, आज का हमारा टॉपिक है आयनिक सामर्थ्य। आयनिक सामर्थ्य क्या होती है? आयनिक सामर्थ्य हमने कल बहुत अच्छे से देखा था कि जब भी किसी विलय को विलायक में डाला जाता है तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, आयनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसको धनायन का निर्माण भी करेगा तो ऋणायन का निर्माण भी करेगा। धनायन ऋणायन, अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है 12th क्लास में कि प्रत्येक आयन अपना अपना एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। तो उसने धनायनों का निर्माण किया, ऋणायनों का निर्माण किया। उन पर क्या होता है? आवेश होता है। तो आवेश होने के कारण प्रत्येक आयन अपना अपना एक निश्चित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक, अगर इनके विद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे आयन का व्यवहार देखा जाए, मतलब एक विलयन बनाया मैंने, उसमें आयन उपस्थित है, उनका कोई एक विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर में एक नया आयन ऊपर से डालता हूं, उस नए आयन पर उन आयनों के विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव होगा, समझ आई बात? उस नए आयन पर उस नए आयन पर उन आयनों के विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव होगा, उसी प्रभाव को क्या कहते हैं? आयनिक सामर्थ्य कहते हैं। अब इसको मैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कैसे बोलूंगा कि प्रति आयन पर, किसी विलय के विलयन में प्रति आयन पर जितनी विद्युत तीव्रता लगेगी या जितनी विद्युत तीव्रता का माप होगा, उसी माप को क्या कहते हैं? आयनिक सामर्थ्य कहते हैं। जो भी विद्युत तीव्रता होगी, विद्युत तीव्रता आप बहुत अच्छे से जानते हो, प्रति आयन पर लगने वाला बल या प्रति आवेश पर लगने वाला बल, उसे जो भी आयन आप डालोगे वह आवेश कितना बल अनुभव करेगा, कितना विद्युत बल अनुभव करेगा, फील करेगा, उसी को क्या कहेंगे हम? आयनिक सामर्थ्य कहेंगे। तो डेफिनेशन बहुत इजी है, किसी विलय के विलयन में आयनों द्वारा उत्पन्न विद्युत तीव्रता का माप आयनिक सामर्थ्य कहलाती है। किसी विलय के विलयन में आयनों द्वारा उत्पन्न विद्युत तीव्रता का माप आयनिक सामर्थ्य कहलाती है, जिसका सीधा सीधा संबंध किससे होता है? प्रति आवेश या प्रति आयन लगने वाले बल से। सारे आयनों का जोड़ दोगे तो आपको फाइनल आयनिक सामर्थ्य मिल जाएगी। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब है। आयनिक सामर्थ्य को दिखाया जाता है आई से, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 समेशन CI ZI का स्क्वायर, जहां I का मान कहां से कहां तक चलेगा? 1 से लेकर के n तक चलेगा, जहां पे आप मतलब जितनी भी आपके पास कंसंट्रेशंस हैं, जितनी भी क्या है। अब यहाँ पर कौन क्या है? I का तो पता लग गया, आयनिक सामर्थ्य है। लेकिन जो CI है वो CI होती है सांद्रता। जो भी सांद्रता आपको विलयन की गिवन की गई है वो होती है। ZI होता है उस पर आवेश या संयोजकता, आवेश या संयोजकता। जैसे कि Na+ पर +1, Cl- पर -1, सल्फेट पर -2, आगे बात समझ में? इसका मान क्या हो जाएगा? ZI हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी विलयन की आयनिक सामर्थ्य ज्ञात कर सकते हो।
एग्जाम्पल की बात करते हैं। माना कि हमें 0.1 m NaCl का विलयन दिया गया और बोला गया इसकी क्या ज्ञात करो, आयनिक सामर्थ्य ज्ञात करो। अच्छी बात है, चलो भाई ये NaCl का किस किस में टूटेगा, ये एक तो Na+ में और एक Cl- में। इसकी जो सांद्रता है वो कितनी है, 0.1 है। तो इसकी सांद्रता कितनी जाएगी, इसके लिए C1, इसके लिए क्या हो जाएगा C2। इसके लिए C1 का मान कितना गिवन है, अब इसकी भी C1 और इसकी भी, मतलब C1 का मान बोलूंगा तो भी 0.1 आ जाएगा और C2 का मान बोलूंगा तो भी 0.1 जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 0.1। अगर इसके में Z1 से की बात करूं तो कितनी आएगी, +1, और इसके लिए बात करूं तो कितनी आ जाएगी भाई, -1। तो C1 Z1 C2 Z2 मान आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। उंगला एक्सपेंड कर दो, दो मान है हमारे पास, तो कहां तक बोलना है फॉर्मूले को, दो मान तक। ये हो गया 1/2 ब्रैकेट C1 Z1 का स्क्वायर और C2 Z2 का स्क्वायर। दोनों मान आप क्या कर दो, पुट कर दो, पुट कर दो कितनी हो जाएगा 0.1। इसको करेंगे, ये मैंने पुट कर दिया तो स्क्वायर और ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। सोल्व करोगे तो 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1, ऐसे मतलब ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 0.1। जोड़ोगे और फाइनल करके निकालोगे तो आपको फाइनल आंसर कितना मिलेगा भाई, 0.1 मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना आंसर आएगा। अब यहां से हम सीधा कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, बहुत अच्छी बात बोल सकते हैं, जिस कंक्लूजन से हम किसी को भी देखकर बता सकते हैं। ये NaCl कैसा था, यूनिवैलेंट था, मतलब इसके प्रत्येक आयन पर आने वाला आवेश कितना था, 1 था। उस चीज को आप यूनिवैलेंट बोलोगे जिसके ऊपर 1 आवेश हो, चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो। तो ये NaCl कैसा होता है, यूनिवैलेंट होता है, क्योंकि इसके दोनों आयनों पर एक एक आवेश आता है, एक धनावेश एक ऋणावेश। मतलब जो भी पदार्थ यूनिवैलेंट होता है उसकी जो आयनिक सामर्थ्य होती है वो उसकी सांद्रता की क्या होती है, लगभग नहीं बोल सकते, बराबर होती है, सीधा बराबर। जो भी पदार्थ यूनिवैलेंट होगा उसकी आयनिक सामर्थ्य उसकी सांद्रता के बराबर होती है। देखो सांद्रता के 0.1 थी तो उसकी आयनिक सामर्थ्य भी कितनी आ गई, 0.1 आ गई। इसको हम सीधे लिख देंगे। अब जो जो यूनिवैलेंट है, जैसे कि KCl हो गया, उसके बाद में NaCl हो गया, KCl हो गया, CaCl हो गया, मतलब जो जो यूनिवैलेंट है, अब यहां बोलोगे तो +1 -1 +1 -1, जो जो भी यूनिवैलेंट है सबकी जो आयनिक सामर्थ्य है वो उनकी सांद्रता के बराबर होगी, सीधा बोल सकते हैं। ये स्टार लगा के लिख लेंगे हम नीचे की तरफ। ये होगी हमारी पहली कंडीशन। ठीक, दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 किसकी याद करनी भाई, हमें Na2SO4 की याद करनी। माना कि इसकी जो सांद्रता है वो कितनी गिवन है, हमें 0.1 m ही गिवन है। सिंपल सा मान ले, कुछ भी गिवन होगी कर देंगे तो 0.1 है। अब Na2SO4 को जब ओपन करेंगे तो ये कैसे होगा भाई, यहां से दो बनेंगे Na+ और एक क्या बनेगा, सल्फेट माइनस, यहां SO4 -2 बनेगा। अब इसकी सांद्रता कितनी है, 0.1 m है, तो इसकी जो सांद्रता होगी वो कितनी हो जाएगी और इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी। देखो भाई यहां 0.1 m था, एक आयन बना, मतलब एक धनायन बना एक ऋणायन बना, तो हमने सीधा सीधा बोल दिया कि इसका C1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अलग है, जैसे ये विलय होगा दो बनेंगे धनायन और एक बनेगा ऋणायन, तो इन धनायनों की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो एक की कितनी होगी, एक की कितनी होगी 0.1, तो दो की कितनी हो जाएगी 0.2 हो जाएगी। आई बात समझने, यहाँ पर एक था तो हमने सीधा 0.1 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर एक की कितनी है 0.1, ये एक की गिवन है, ऐसे मान सकते हो आप इसको। ये कितने आयनों की गिवन होती है, एक आयनों की गिवन होती है, एक की कितनी तो दो की कितनी हो जाएगी 0.2 हो जाएगी।
यहाँ पर कितने सल्फेट बने, एक ही बना, एक बना, तो एक एक कितनी माननी है हमेशा, 0.1 माननी है। बात समझ में आएगी नहीं आएगी। ये जो सांद्रता है इसको ऐसे मान सकते हो कि ये एक एक आयन की सांद्रता होती है, एक धन आयन की एक ऋण आयन की। दो धन आयन है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो। एक ऋण आयन बना था तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं था, एक की तो यही होगी जो कि हमें गिवन की गई है। अगर इसके लिए Z1 निकालूंगा तो कितना है, +1। इसके लिए Z2 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, -2। फॉर्मूला है हमारे पास I बराबर ये 1/2 बोल दो, कितने तक, 2 मान है तो 2 मान तक बोलना है। ये हो जाएगा C1Z1 स्क्वायर, ये हो जाएगा C2Z2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो तो 1/2, ये C1 कितना है 0.2, मल्टीप्लाई में इधर की तरफ +1 ये स्क्वायर, ये C2 कितना है 0.1, इधर की तरफ क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया, सोल्व कर लो इसको, ये 1/2 इसको सोल्व करोगे तो 0.2 आएगा, और इसको सोल्व करोगे तो यहां से 2 का स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा भाई 0.4 हो जाएगा। होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 0.4 हो गया। ये 1/2 इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 0.6, और इसको कैंसिल करोगे आप तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा भैया आपको 0.3। मतलब इसकी जो आयनिक सामर्थ्य है वो कितनी आ जाएगी, I बराबर 0.3 आ जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई? ऐसा तो यूनिवैलेंट की कर सकते हो और ऐसे बाइवैलेंट की कर सकते हो। ये तो था यूनिवैलेंट, ये था बाइवैलेंट, तो इसको आप यूनिवैलेंट नहीं बोल सकते। यूनिवैलेंट होने की कंडीशन क्या है, दोनों पर 1-1। यहाँ तो 1 बन गया, अच्छी बात है, यहाँ भी क्या बनना चाहिए था 1 बनना चाहिए था। अगर यहाँ भी 1 बन जाता इसको भी क्या बोलते हैं यूनिवैलेंट, यूनिवैलेंट बोलते हैं। तो सीधा यहाँ क्या लेते हैं, किसकी जो आयनिक सामर्थ्य है वो सीधे किसके बराबर हो जाएगी 0.1 के बराबर हो जाएगी। तो ये यूनिवैलेंट नहीं है क्योंकि यहाँ तो 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है। समझ लेना इसको, गलती कर दो वरना बाद में। डेफिनेशन देखो, किसी विलय के विलयन में, किसी विलय के विलयन में आयनों द्वारा, किसी विलय के विलयन में आयनों द्वारा उत्पन्न विद्युत तीव्रता का माप, आयनों द्वारा उत्पन्न विद्युत तीव्रता का माप आयनिक सामर्थ्य कहलाती है। विद्युत तीव्रता का माप आयनिक सामर्थ्य कहलाती है। ठीक, पहले फॉर्मूला लिखो फिर ये एग्जांपल कर लेना भाई। ठीक, कर लो, दोनों कर लेना, बस दोनों नहीं, पहले ये करो फिर इसके लिए जो स्टाइल है लिख लेंगे बाद, आगे हम बाकी जगह सीधे लिख दे यूनिवैलेंट देख के। तो फटाफट यहां तक करते हैं ना, y बराबर 0.1 जो कि किसके बराबर है सांद्रता के। लिखो इसके नीचे, कर लेना, मैं स्क्रीनशॉट लेगा, लिखो इसके नीचे। अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि एकल संयोजी पदार्थों की आयनिक सामर्थ्य, एकल संयोजी पदार्थों की आयनिक सामर्थ्य उनकी सांद्रता के बराबर होती है, उनकी सांद्रता के बराबर होती है। रिमेनिंग कर लो सेकंड एग्जांपल, फटाफट करो। कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा अब तक तो।
अलग गिवन किया गया था। अब बात करते हैं शामिल। अगर हमें कंबाइन में दे दे तो क्या करेंगे? माना कि हमें ऐसा सॉल्यूशन दिया इसमें बोला कि 0.1 m, तो क्या है KCl, और इसी के साथ में 0.2 m हमें क्या दे दिया K2SO4 दे दिया, और बोला कि इस विलयन की आयनिक सामर्थ्य ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? देखो भाई, पहले इस पर बात करते हैं। ये हो जाएगा KCl, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो कैसे टूटेगा? K प्लस और Cl माइनस, इसकी सांद्रता कितनी है? 0.1 है। अब देखो एक आयन कितनी है? एक ही बने, तो सीधा लिख देंगे C1 बराबर क्या हो जाएगा? 0.1, और इधर C2 बराबर क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। Z1 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी +1, और Z2 की बात करेंगे कितना हो जाएगा? -1। इसके लिए तो बता देते हैं C1 C2 और Z1 Z2 क्या है, इसके लिए भी कर लेते हैं भाई। ये हो गया K2SO4, इसकी कितनी गिवन की है? ये 0.02 m। ठीक, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेगा? ये हो जाएगा 2K प्लस, और साथ में इधर क्या बनेगा? सल्फेट माइनस। ये C1 निकालेंगे, सॉरी 1 और 2 आ गए ना, तो यहाँ पर क्या कर लो? 3 कर लो। अब देखो एक की इतनी, तो 2 की कितनी? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या हो जाएगा? 0.4। इधर की तरफ C4, एक की कितनी है? एक ही बना है, तो वापस क्या लिख दोगे आप? 0.2 ही लिख दोगे। ठीक, यहाँ पर Z3 की बात करेंगे तो +1, Z4 की बात करेंगे तो -2। बोलो आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दो, ये जो फॉर्मूला है ना उसको एक्सपेंड करो। कैसे? कितने मान तक करना है भाई हमें? 4 मान तक। तो ये हो गया 1/2, ये C1 Z1 स्क्वायर, C2 Z2 स्क्वायर, C3 Z3 स्क्वायर, और C4 Z4 स्क्वायर। आगे की नहीं आ गया? सारे मान रख दो, सारे मान तो पता है हमें, जाके रख दो फटाफट से सारे मान। ये हो गया 1/2, ठीक। C1 ये रहा, C1 का मान हो गया 0.1, और ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर। अब देखो सोल्व करके सीधा लिख दूं मैं, वरना लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो 0.1 +1 का स्क्वायर, C2 बराबर क्या हो गया? ये रहा C2, ये हो गया 0.1, और ये किसका स्क्वायर कर दिया मैंने? -2 का स्क्वायर। हो गया इसका मान खत्म। C3 के पास जाओ, C3 का मान कितना है? 0.4। यहाँ पर किसका स्क्वायर करना है? +1 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। उसके बाद में इधर की तरफ C4 का मान कितना है? 0.2, और यहाँ पर किसका स्क्वायर करना है? -2 का हमें स्क्वायर करना है। ठीक, कर दिया मैंने। अब आगे मान ज्ञात कर लो। ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0.1। इसको सोल्व करोगे ना तो 1 आएगा, फाइनल क्या बनेगा? 0.1 बनेगा। इधर की तरफ भी फाइनल क्या बनेगा भाई? 0.1 ही बनेगा। आगे चलो भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 0.1 बन जाएगा। इसको अलग होगा, इसका अलग होगा भाई। -2 का स्क्वायर, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आएगा, और पॉइंट लगाना तो कितना हो जाएगा? 0.8। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा, बहुत अच्छे से होगा, और होना ही चाहिए। मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 0.1 0.2 और 0.4 कितना होगा? 0.6 0.6 और कितना हो जाएगा? 1.4। बोलो होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। और यहाँ बराबर इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 0.7। तो इसकी जो आयनिक सामर्थ्य है वह कितने मिल जाएंगे? मैं 0.7 मिल जाएगी। कर लो फटाफट से। हो गया भाई? आगे बढ़ते हैं। ये हो गई हमारी आयनिक सामर्थ्य खत्म। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल देता हूं,
जो आपको करनी है, मतलब आपको कैलकुलेट करनी है आयनिक सामर्थ्य। देखो भाई, नंबर 1 आपको करके लानी है 0.3 m CaCl प्लस 0.2 Na3PO4। एक तो इसकी करनी है और दूसरा एक करनी है 0.1 m NaCl, 0.2 m KCl और 0.3 m NaCl3 या Al2SO4 होल ट्राइस। इनकी करके लानी है आपको। इसमें 3 हो गए, पहले इसको बोलोगे, फिर इसको बोलोगे, फिर इसको बोलोगे, मान निकालते जाना। इसमें 2 बार ही खोलना है, लाओगे नहीं करके लाना, कर लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। ये हो गई हमारी आयनिक सामर्थ्य खत्म। अब हमारा अगला टॉपिक है राउल्ट का नियम। हाँ भाई, ये 12th वाला ही बार बार घूम के आते हैं। देखो सेकेंड ईयर में भी आया, हम देखो फाइनल ईयर में भी आएगा, आता है नहीं जिंदगी भर, पीछे नहीं छोड़ता है कभी भी, कभी नहीं पीछा छोड़ता है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या हो जाएगा भाई? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम बड़ा ही आसान नियम है, बड़ा ही सिंपल नियम है, बहुत सीधा नियम है। क्या कहता है भाई राउल्ट? राउल्ट कहता है कि किसी वाष्पशील विलयन का या वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उसकी मोल बिंदु के समानुपाती होता है। माना कि मैंने 2 अवयव A और B लिए, इसका मैंने वाष्प दाब क्या मान लिया? PA, और इसका वाष्प दाब मैंने क्या मान लिया? PB मान लिया। इसकी मैंने मोल बिंदु मान ली XA और इसकी मोल बिंदु मान ली XB। शुद्ध अवस्था में माना कि इसका जो वाष्प दाब है उसको मैंने PA नॉट बोल दिया और इसका भी शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है उसको मैंने कितना बोल दिया? PB नॉट बोल दिया। तो राउल्ट जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं राउल्ट? राउल्ट बोलते हैं कि किसी भी अवयव का, और अवयव कैसा होना चाहिए? वाष्पशील, मतलब उसकी क्या बननी चाहिए? वाष्प बननी चाहिए। तो किसी वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उसकी मोल बिंदु के, इसका जो वाष्प दाब PA है वो इसकी मोल बिंदु के क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। जैसे ही आप इस समानुपाती के चिन्ह को उठाओगे तो क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट आएगा वो होता क्या है? उसी अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता है, ऐसा बोलता है राउल्ट। मतलब किसी वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उसकी मोल बिंदु के बराबर होता है। ये हमने ए के लिए किया, ऐसे के ऐसे हम किसके लिए कर सकते हैं? बी के लिए कर सकते हैं। तो PB समानुपाती क्या हो जाएगा? XB। यहां से PB और XB वापस से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लाना पड़ेगा? कांस्टेंट। वापस से कांस्टेंट के रूप में क्या आएगा? इसी अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब आएगा। ये हो गया राउल्ट का नियम खत्म कि शुद्ध अवयव का वाष्प दाब या किसी वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उसके मोल बिंदु के समानुपाती होता है। अगर इसको हम ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना चाहे तो ये ग्राफ के रूप में हो गया भाई। ये इधर क्या चलती है? x a चल रही है, सपोज करो, और इधर की तरफ क्या चलेगा? हमारा प्रेशर चलेगा। माना कि यहाँ पर x का मान कितना है? 0, और इधर की तरफ x का मान बढ़कर कितना हो गया? 1 हो गया। तो बता समानुपाती का ग्राफ कैसा आता है? अरे बच्चे को पता है, नन्हे मुन्ने को बच्चे को भी पता होता है, बचपन से यही तो करते हैं। क्या करते हैं? समानुपाती का ग्राफ ऐसा बनता है, सीधी लाइन। ये हो गया सीधी लाइन। जहां पर टकराएगा इसकी मोल बिंदु कितनी हो जाए? 1 हो जाए, तो इसका जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाएगा? देखो, अगर इसको 1 कर दूंगा
इसको मैं 1 कर दूंगा, ये हटा, तो पी बराबर क्या हो गया, पी बराबर क्या हो गया, पी ए नॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये क्या आ जाएगा, पी ए नॉट। बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे ऐसे होता है, इस स्टेप पर क्या लग रहा है, पी लग रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पी का मान आएगा आएगा आएगा। अब देखो x से बराबर 1 हो गया, इसमें 1 लगो, तो यहाँ का जो पी है और सीधा सीधा किसके बराबर हो जाएगा, पी ए नॉट के बराबर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। ऐसा कैसे हम चाहे तो किसके लिए खींच सकते हैं, इसके लिए भी खींच सकते हैं। ये लिया मैंने, और ये हो गया ऐसा, ये इधर की तरफ चल रही है एक्स बी, माना कि यहाँ पर एक्स बी बराबर 0 और यहाँ पर एक्स बी बराबर कितना हो गया 1, तो समानुपाती का ग्राफ वापस कैसा आ जाएगा, समानुपाती आएगा। और कैसा आएगा, तो यहाँ पर जहां पर एक्स बी बराबर 1 होगा वहां पर कौन आएगा भाई, पी बी नॉट, क्योंकि ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, इधर लगने वाले दाब के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा होता है राउंड करने, बहुत सीधा नियम है, बचपन से ही करते हैं। लिखो भाई, राउल्ट के नियमानुसार निश्चित ताप पर, राउल्ट के नियमानुसार निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब, किसी वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब विलयन में उसकी मोल बिंदु के समानुपाती होता है, विलयन में उसकी मोल बिंदु के समानुपाती होता है। एक अगली लाइन से लिखो, माना कि किसी विलयन में वाष्पशील अवयव ए तथा बी उपस्थित है, वाष्पशील अवयव ए तथा बी उपस्थित है, इनके वाष्प दाब पी ए बी बी, इनके वाष्प दाब पी ए बी बी, मोल बिंदु एक्स ए एक्स बी तथा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी ए नॉट तथा बी बी नॉट है, पी ए नॉट तथा बी बी नॉट है। तब राउल्ट के नियमानुसार कर लो भाई, कहां तक करना है, यहां तक, साथ में कर लो, एक तरफ ए का कर लो, एक तरफ बी का कर लो। यहां पर आने के बाद लिखो, अतः स्पष्ट है कि निश्चित ताप पर, अतः स्पष्ट है कि निश्चित ताप पर, इसमें ताप क्या चलता है, ऑलवेज कांस्टेंट, ताप को नियत माना था भाई, इसने कांस्टेंट माना था। तो लिखो निश्चित ताप पर वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब, वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उसकी मोल बिंदु तथा, उसके मोल बिंदु तथा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणा के बराबर होता है या गुणनफल के बराबर होता है। वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब तथा मोल बिंदु के गुणनफल के बराबर होता है, मोल बिंदु के गुणनफल के बराबर होता है। ये ग्राफ भी बना लो भाई, ये हो गया ए के लिए, ये हो गया बी के लिए, जल्दी कर लो, कर लेना भैया, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ये हो गया राउल्ट का नियम, लेकिन नियम खत्म हुआ है, ये खुद तोड़ने जाएगा। अब नियम दिया है तो और भी बताएगा, बहुत कुछ बताएगा। राउल्ट ने आगे अपने नियम के आधार पर जो विलयन होते हैं उन विलयनों को दो भागों में वर्गीकृत किया, मतलब सॉल्यूशंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वो विलयन बने, मतलब कुछ विलयन इसको ऐसे मिले जो कि इसके नियम की पालना कर रहे थे, और कुछ नियम इसको ऐसे मिले जो कि इसके नियम की पालना नहीं कर रहे थे। फिर इसने उसमें देखा कि भाई जो पालना कर रहे हैं उनमें क्या क्या कंडीशन है, जो पालना नहीं कर रहे
उनमें क्या क्या कंडीशन है। तो इसने पाया कि जो इसके नियमों की पालना कर रहे थे उनके अणुओं में किसी भी प्रकार का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं था। मतलब जो इसके नियम की पालना कर रहे थे उनके अणुओं में, उनके कणों में किसी भी प्रकार का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं था। प्रतिकर्षण बल नहीं था, आकर्षण बल नहीं था। तो इसको किसकी याद आई? आदर्श गैसों की याद आई। इसने सोचा यार आदर्श गैसों में भी कोई आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं होता, मतलब ये किसके समान व्यवहार करते हैं? आदर्श के समान व्यवहार करते हैं, ये आदर्श होते हैं। इसलिए इन्होंने या इसने इसका नाम क्या रख दिया है, इस प्रकार के विलयनों का नाम क्या रख दिया? आदर्श विलयन। मतलब आदर्श विलयन वो विलयन बने जिनमें किसी भी प्रकार का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं पाया जाता। दूसरे प्रकार के वो थे जिनमें या तो आकर्षण बल था या कौन सा बल था? प्रतिकर्षण बल था। उसको इसने बोला अनादर्श विलयन। तो जो रावट के नियम की पालना करने लगे वो उनको बना आदर्श विलयन, और बाकी जो पालना नहीं कर रहे थे उसको रावट ने माना अनादर्श विलयन। तो रावट के नियम के आधार पर कहा जा सकता है कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं? अरे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आदर्श और अनादर्श। तो लिखो फटाफट से, टॉपिक डालो विलयनों के प्रकार, और इसमें लिखो रावट के नियम के आधार पर, रावट के नियम के आधार पर विलयनों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नाम लिख लो दोनों के, आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श विलयन, ठीक है। इन विलयनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम कि आदर्श विलयनों में मैंने देख लिया कि इनमें कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होगा और अनादर्श में आकर्षण प्रतिकर्षण होगा। लेकिन इसके अलावा इनके क्या क्या गुण होते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी चीजें हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो कल के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? आदर्श और अनादर्श विलयन। अब ये भी है ना, आगे जाकर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये पालना तो पहले नहीं कर रहे थे और काम खराब हो गया, 2 प्रकार के बने। एक तो वे विलयन बने जो कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे थे, और एक वे विलयन बने जो कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे थे। अब किसे कहा जाता है धनात्मक वाले और ऋणात्मक वाले? क्या क्या होते हैं वो हम कब देखेंगे भाई? कल के लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करना, और जो मैंने न्यूमेरिकल्स दिए आप लोगों को, पहले भी 2 दिए थे, आज और दे दिए, सबको सॉल्व करना है और मेरे को कमेंट कर देना। मैं कल सॉल्व करा दूंगा पुराने वालों को भी और जो आज भी है उनको भी, अगर आपको नहीं आए वो तो। बाकी हम कल मिलते हैं भाई। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।